Hello and welcome. I am Mohammad Zakaria, assistant teacher at Use National High School for Boys and Junior College, Nasik, and this is my third lecture on chapter 3 Human Settlement and Land Use of Standard 12th Geography. So in this lecture we will discuss about the land use. You must have observed that the land around you is put to different uses. Some land is occupied by rivers, some may have trees, and some parts roads and buildings have been built. Different types of lands are suited to different uses. So हमारे सराउंड का जो लैंड सरफेस है वो अलग अलग तरह की चीज़ों से घिरा हुआ है. कुछ एरिया में जो है रिवर्स मौजूद है, कहीं पर ट्रीज मौजूद है, तो कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर बिल्डिंग्स एंड रोड्स पाए जाते हैं. तो जो भी हमारा एरिया है वो अलग अलग चीज़ों से अलग अलग चीज़ें उसके ऊपर मौजूद है. इसे हम लैंड यूज कहते हैं. तो डिफरेंट तरह के इंसान जो है वो लैंड यूज करते हैं अपने मकसद के हिसाब से, अपने पर्पस और अपने एक्टिविटीज के हिसाब से वो जमीन का इस्तेमाल करता है, लैंड यूज करता है. फॉर एग्जाम्पल इन दिस इमेज, सो दिस एरिया इज ऑक्युपाइड बाय द रिवर्स एंड दिस एरिया इज ऑक्युपाइड बाय द ट्रीज एंड दिस एरिया इज ऑक्युपाइड बाय द mountains. So such as all the area, all the surface of the earth is occupied by the different features of the natural phenomena and man-made phenomena. In second image, this area is occupied by the roads for transportation facility and this area is occupied by the buildings and for residential area and commercial area. So human being यूज लैंड एज ए रिसोर्स. इंसान जो है लैंड को एक तरह के रिसोर्स की तरह यूज करता है फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन एज वेल एज रेसिडेंस एंड रिक्रिएशन. तो इंसान जो है ज़मीन का इस्तेमाल एक रिसोर्स की तरह करता है अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए. फॉर एग्जांपल किसी एरिया में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पाई जाती है तो कोई एरिया में वो लैंड का यूज़ इंडस्ट्रियल वर्क के लिए करता है, मैन्युफैक्चरिंग वर्क के लिए करता है, प्रोडक्शन वर्क के लिए करता है. एंड कुछ एरिया में वो रहता है रेसिडेंशियल एरिया जिसे कहा जाता है, जहाँ पर वो बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्ट करता है और उसमें रहते इंसान, रेसिडेंशियल एरिया. एंड रिक्रिएशनल मीन्स द फॉर द हैंग आउट एंड इंटरटेनमेंट. तो कुछ एरिया में वो इंटरटेनमेंट के जो भी फैसिलिटी है, जो भी प्रोवाइड हो सकती है, उसे वो कंस्ट्रक्ट करता है और वहाँ पर हैंग आउट वगैरह अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करता है. तो इस तरह से मैन जो है जो भी लैंड है उसका यूज़ जो है एक रिसोर्स की तरह करता है और जो भी वहाँ पर चीज़ें मौजूद हो उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो अंजाम देता है, प्रोडक्शन देन रेसिडेंशियल एरिया की तरह उसे यूज़ करता है. तो इसे कहा जाता है लैंड यूज़. Land use classification. The classification of land use is done in two categories. Number one, land use in rural areas, and number two, land use in urban areas. Land use in rural areas. First point, you know that the land use in rural areas is different from that in urban areas. So land use जो है रूरल एरिया का वो अर्बन एरिया से बिल्कुल अलग तरह का होता है. उसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी रहती है रूरल एरिया की वो अर्बन एरिया से बिल्कुल अलग रहती है. उसके अलावा जो रेसिडेंशियल एरिया रहता है, जो कंस्ट्रक्शन रहता है बिल्डिंग्स का, इमारतों का, वो भी एक दूसरे से अलग तरह का पाया जाता है. जनरली इन रूरल एरियाज लैंड यूज रिवॉल्व्स अराउंड एग्रीकल्चर. तो रूरल एरिया में जो मेन एक्टिविटीज़ है वो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. तो जो लैंड यूज होता है रूरल एरिया में वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर ही फोकस करता है और उसी से जुड़ा हुआ रहता है ज़्यादातर. द क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड यूज इन रूरल एरियाज इज डन अकॉर्डिंग टू द
लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, तो जो गवर्नमेंट का लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है उन्होंने क्लासिफिकेशन की है रूरल एरिया की और अलग अलग कैटेगरीज बनाई है एरिया की। सो हमें वो वन बाय वन देखना है। लैंड यूज इन रूरल एरिया अकॉर्डिंग टू लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। So number one is the forest, the land under forest cover. So most of the rural area is surrounded by the forest area. So all the forest area is called as the forest land and it is the part of the rural area. There are various types of forests such as the reserve forest, then protected forest, wildlife sanctuaries are all are included in the forest land area. Then non-agricultural uses, land under settlements, infrastructure, roads, canals, etc., industries, shop, etc. are included in these categories. तो जो भी एरिया है जिस पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं की जाती है रूरल एरिया में उसे हम नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस कहते हैं या नॉन एग्रीकल्चरल लैंड कहते हैं, जहां पर किसी तरह की एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं की जाती है। फॉर एग्जांपल सेटलमेंट, सेटलमेंट्स जो लोगों के मकान रहते हैं, जो घर रहते हैं, वहां पर नॉन एग्रीकल्चरल एरिया होता है। उसके अलावा जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद रहता है जैसे कि रोड्स एंड कैनल्स, तो इस इमेज में देख सकते हैं ये पूरा एग्रीकल्चरल एरिया है लेकिन यहाँ से रोड गुजर रहा है तो ये नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है। देन कैनल ऑल्सो इज ए नॉन एग्रीकल्चरल एरिया, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, तो ये नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है। रोड्स एंड कैनल, देन houses of the people of rural area, then industries, most of the small scale industries are present in the rural area are also included in non agricultural land, and the shops, so all the rural shop also included in the non agricultural uses and non agricultural land because there is no agricultural activities performed on that region. Next, barren and wastelands. The land which may be classified as a wasteland such as barren hilly terrains, desert land, ravines, etc. तो जो बंजर इलाके रहते हैं, वीरान सुनसान इलाके रहते हैं, उसे हम बैरन एंड वेस्टलैंड एरिया कहते हैं। तो जैसे कि हो गया हिली ट्रेन हो गया, then desert area and ravines normally cannot be brought under cultivation with the available technology। तो ये जो एरियाज है, ये जो हिली ट्रेन एरिया है, देन डेजर्ट एरिया है और रेविन्स जो है, इन पर जो भी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से भी हम यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हमें हासिल नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल वीरान और बंजर जमीन होती है ये, जिसे बैरन एंड वेस्टलैंड कहते हैं। तो ये हिली एरिया है, ये लद्दाख के एक हिली एरिया की इमेज है जहाँ बिल्कुल बंजर और वीरान इलाका है जहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। देन डेजर्ट एरिया में भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं रहती है, बिल्कुल वीरान और बंजर एरिया। एंड देन रेविन्स, तो रेविन्स जो है तो इस इमेज में दिखाई दे रहा है जैसे कि इंडिया की जो चंबल की घाटी है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल है रेविन्स का। बिल्कुल एक उजाड़ और बंजर इलाका होता है जिसे बैड लैंड्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है पॉसिबल नहीं होती है रेविन्स एरिया में, तो इसलिए इसे बैरन एंड वेस्टलैंड कहा जाता है। कोई भी अभी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। एरिया अंडर permanent pasture and grazing lands. Most of this type land is owned by the village panchayat or the government। तो ज़्यादातर इस तरह का जो ज़मीन का हिस्सा रहता है वो विलेज पंचायत का प्रॉपर्टी रहता है या एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है। Only a small proportion of this land is privately owned। The land owned by the village panchayat comes under common property resources। तो उसमें से कुछ छोटा सा पार्ट या छोटा सा हिस्सा जो रहता है वो
प्राइवेट प्रॉपर्टी का हो सकता है, किसी एक इंसान का हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस लैंड इज comes under the panchayat or the government authority. The land owned by the village panchayat comes under the common property uses. तो इस पर गांव के जितने भी लोग रहते हैं उनकी ये कॉमन प्रॉपर्टी होती है, जो भी उस गांव के रहने वाले लोग होते हैं, और उस पर उनके जो जानवर रहते हैं एनिमल ग्रेजिंग करते हैं, यानी कि वहां पर घास वो चरते हैं, तो इस तरह से ये एनिमल ग्रेजिंग लैंड कहलाता है। पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर गांव के जो भी मवेशी होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, वो वहां पर चरवाई का काम करते हैं और घास जो है वहां पर उन्हें मिलती है खाने के लिए। एरिया अंडर मिससेलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोज। The land under orchards and fruit trees are included in this category. Much of this land is privately owned. तो ये जो एरिया रहता है इसमें बहुत बड़े एरिया के अंदर फ्रूट ट्रीज मौजूद रहते हैं। एक बड़े एरिया में एक तरह का ये हम कह सकते हैं एक बाग, जिसे हम कहते हैं बागाती इलाका, उस तरह का ये एरिया रहता है जिसमें बहुत सारे फ्रूट ट्रीज जो रहते हैं वो मौजूद रहते हैं। तो इसे हम कहते हैं एरिया अंडर मिससेलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोज। तो इसमें अलग अलग तरह के जो रहते हैं फ्रूट ट्रीज जो रहते हैं वो मौजूद हो सकते हैं, और ज्यादातर ये जो हिस्सा रहता है, ये जो लैंड रहता है वो प्राइवेटली ओन्ड रहता है। इसकी प्राइवेट उसका कोई मालिक रहता है और उसका ये एरिया रहता है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड, any land which is left fallow uncultivated for more than 5 years is included in these categories. तो कोई भी जो एरिया है एग्रीकल्चरल लैंड जिसे अनकल्टिवेटेड यानी कि बिना फसल लगाए छोड़ दिया जाता है 5 साल से ज्यादा वक्त के लिए, मोर देन 5 years, एक एग्रीकल्चरल लैंड को जहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पॉसिबल है उसे वैसे ही खाली छोड़ दिया जाता है 5 साल से ज्यादा वक्त के लिए, उसे हम कल्चरेबल वेस्टलैंड एरिया कहते हैं। इट कैन बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन आफ्टर इंप्रूविंग इट थ्रू रिक्लेमेशन प्रैक्टिसेस। तो इस एरिया को हम कुछ बाद में उस पर काम करने के बाद, उस पर हल चलाने के बाद इस एरिया में फिर से हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है वो कर सकते हैं, उसकी जो फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं ज़मीन की, मिट्टी की, और उस पर फिर से हम कुछ सालों बाद जो है 5 साल के बाद भी हम फिर से उस एरिया के अंदर जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो इसे कल्चरेबल वेस्टलैंड कहा जाता है, जो कल्टीवेशन के काबिल तो है लेकिन उसे वैसे ही खाली छोड़ दिया जाता है, अनकल्टिवेटेड उसे जमीन को रख दिया जाता है। करंट फैलो, दिस इज द लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। तो ऐसी जमीन, ऐसे जो फार्म होते हैं जिसे खाली छोड़ दिया जाता है, अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है 1 साल के लिए या 1 साल से कम वक्त के लिए, इस पर हल चलाया जाता है, और हल चलाने के बाद उसमें कोई फसल नहीं लगाई जाती, कोई क्रॉप जो है वो नहीं लगाई जाती है, और उसे वैसे ही छोड़ दिया जाता है बिना हार्वेस्टिंग किए हुए हल चलाने के बाद 1 साल के लिए या 1 साल से कम वक्त के लिए। फैलोइंग इज ए कल्चरेबल प्रैक्टिस अडॉप्टेड फॉर गिविंग द लैंड रेस्ट। तो ये क्यों करते हैं? एक तरह से जमीन को रेस्ट देने के लिए करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा उस पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करने के बाद, सालों साल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने के बाद जो है जमीन जो है वो इनफर्टाइल होती जाती है, यानी कि जमीन जो है धीरे धीरे बंजर होती जाती है, और जो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स है वो धीरे धीरे उसके प्रोडक्शन भी कम होते जाता है। इसलिए फिर से जमीन की, मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए जो है किसान, जो फार्मर्स होते हैं, वो अपने खेतों को इस तरह से हल चलाने के बाद खुला छोड़ देते हैं खाली, ताकि जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो वापस से आ सके, और जो क्रॉप प्रोडक्शन रहता है वो भी बाद में फिर इंक्रीज हो जाता है इस तरह से करने के बाद, क्योंकि जो फर्टिलिटी है वो नेचुरल प्रोसेस से वापस आ जाती है इन तरह के फार्म्स में, इस तरह के खेतों के अंदर उन्हें खाली छोड़ देने के बाद हल चला के। तो एक नेचुरल प्रोसेस की तरह किया जाता है, 1 साल के लिए
उसमें कोई सी तरह की क्रॉप नहीं लगाई जाती है और उसकी फर्टिलिटी जो है खेत की फार्म की बढ़ाने की एक प्रोसेस है जिसे हम करंट फैलो कहते हैं। फैलो अदर देन करंट फैलो, दिस इज ऑल्सो ए कल्टिवेबल लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन ए ईयर बट लेस देन 5 years। तो इस तरह के जो लैंड रहते हैं जिसमें खेतों को फार्म्स को अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है मोर देन ए ईयर बट लेस देन 5 year, 1 साल से ज्यादा के लिए उसे वैसे ही खाली छोड़ दिया जाता है, लेकिन 5 साल से कम वक्त के लिए उसे वैसे ही बिना कल्टीवेशन के उस जमीन को छोड़ा जाता है 1 साल से ज्यादा वक्त के लिए, लेकिन 5 साल से ज्यादा वक्त के लिए उसे खाली नहीं रखा जाता बल्कि 5 साल के अंदर ही उसे फिर से एग्रीकल्चरल लैंड में उस पर क्रॉप कल्टीवेशन किया जाता है। इसे हम कहते हैं फैलो अदर देन करंट फैलो एरिया। इफ द लैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years इट विल बी कैटेगराइज्ड एज कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो अगर हम किसी एरिया में या किसी एरिया को 5 साल से ज्यादा के वक्त के लिए इसी तरह से अनकल्टिवेटेड छोड़ दे 5 साल से ज्यादा के लिए, तो ये फिर बाद में फैलो अदर देन करंट फैलो जो एरिया है वो कन्वर्ट हो जाएगा कल्चरेबल वेस्टलैंड में। तो उसे हम अगर उसका वक्त 5 साल से ज्यादा हो गया उस एरिया में कोई इसी तरह की क्रॉप जो है वो लगाई नहीं गई, हार्वेस्ट नहीं की गई, तो उसे हम बाद में फिर 5 साल के बाद वो कहलाएगा एरिया कल्चरेबल वेस्टलैंड उसे कहा जाता है। आफ्टर दैट नेट एरिया सोन, the physical extent of land on which crops are sown and harvested is known as net sown area. So all the agricultural area have some boundaries of their farms. So in this image most of the farms are present here and it is well marked boundary surrounded by। सो ये अलग अलग पार्ट है खेतों के, अलग अलग उसके मालिक है, अलग अलग ऑनर्स है। तो जितने भी एरिया में क्रॉप जो है हार्वेस्ट की जाती है फिजिकल पार्ट में, उस एरिया को हम कहते हैं नेट एरिया सोन या नेट सोन एरिया इसे कहा जाता है। तो जैसे कि ये जो पूरा पार्ट है पूरे एरिया में यहाँ पर पूरे फिजिकल पार्ट में यहाँ पर क्रॉप जो है वो ऑलरेडी हार्वेस्ट की गई है, तो ये जहां पर क्रॉप हार्वेस्ट की जाती है एग्रीकल्चरल लैंड में उसे कहा जाता है नेट एरिया सोन। सो दिस ऑल आर द लैंड यूज इन रूरल एरिया। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज लैंड यूज इन अर्बन एरिया। तो जमीन अर्बन एरिया में किस तरह से लैंड का यूज किया जाता है, किस तरह से जमीन का इस्तेमाल किया जाता है, वो अभी हमें देखना है। इन अर्बन एरियाज it revolves around residential and other economic activities। so अर्बन एरिया में ज़्यादातर जो लैंड का यूज़ किया जाता है वो रेसिडेंशियल एरिया के तौर पे किया जाता है, इंसानों के रहने के लिए किया जाता है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता है अर्बन एरिया में ज़्यादातर लैंड यूज़। सो फर्स्ट पॉइंट इज द रेसिडेंशियल एरियाज। Any of those land which man uses for his dwelling, he builds up and carries out constructions। तो जहाँ पर इंसान जिस एरिया में रहता है वहाँ पर वो इंसान अपने रहने के लिए जो है वो इमारतें जो है कंस्ट्रक्ट करता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता है और उसमें वो रहता है, उसमें उसका वो रेसिडेंस बनता है। तो इस तरह से ये जितने भी अर्बन एरियाज रहते हैं, चाहे वो स्काई स्क्रेपर्स बिल्डिंग हो, ऊंची ऊंची इमारतें हो या फिर बहुत ही छोटा सा स्मॉल स्लम एरिया क्यों ना हो, ये सारे के सारे पार्ट्स जो है अर्बन एरिया के ये कहलाते रेसिडेंशियल एरियाज, जहाँ पर ह्यूमन बीइंग जो है वो रहते हैं अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर कर। देन इंडस्ट्रियल एरियाज, द लैंड वेयर एनी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एग्जिस्ट वेयर पीपल वर्क फॉर देयर लाइवलीहुड। तो जिन एरिया में इंडस्ट्रीज पाई जाती है उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी की जाती है और वहाँ पर इंसान जो है पीपल वर्क करते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड, अपना
ज़िंदगी गुजारने के लिए जो भी ज़रूरतें रहती है उसे पूरा करने के लिए वो यहाँ पर इन इंडस्ट्रियल एरिया में जो है वो वर्क करते हैं, जॉब करते हैं। तो ये कहलाता है इंडस्ट्रियल एरिया। जैसे कि MIDC एरिया हो गया जहाँ पर इंडस्ट्रीज जो है मौजूद है। महाराष्ट्र में बहुत सारे सिटीज़ में पाए जाते हैं इंडस्ट्रियल एरिया। Institutional areas, the space over which the educational centers, universities, insurance offices, cantonments, and similar to these activities exist and are used for the activities associated with all these land uses. So ऐसे एरियाज जहाँ पर एजुकेशनल सेंटर्स मौजूद हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, इंश्योरेंस ऑफिस हो, कंटोनमेंट बोर्ड हो और जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस वगैरह, तो ये सारे के सारे एरिया जो है वो इंस्टीट्यूशनल एरियाज कहलाते हैं। जैसे कि नीचे इमेज दी गई है, मेरा कॉलेज कैंपस है नासिक में, नेशनल कैंपस। तो यहाँ पर हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज दोनों मौजूद है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया इंस्टीट्यूशनल एरिया का। एजुकेशनल सेंटर, यूनिवर्सिटी, देन इंश्योरेंस ऑफिस, LIC बिल्डिंग की एक इमेज है यहाँ पर। जो कंटोनमेंट रहते हैं आर्मी के, तो वो एरिया भी इंस्टीट्यूशनल एरियाज में आते हैं पार्ट के। और जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स रहती है जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किया जाता है, वो सारे के सारे एरिया जो है वो इंस्टीट्यूशनल एरियाज कहलाते हैं। आफ्टर दैट, recreational areas, the place where people visit to seek entertainment like parks, playgrounds, open or closed theaters, etc. तो ये एक इंटरटेनमेंट का प्लेस रहता है, एक इंटरटेनमेंट की जगह रहती है। लोग जहाँ पर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट के लिए जाते हैं, इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं। जैसे कि पार्क्स हो गया, देन प्लेग्राउंड्स हो गए, यहाँ पर किड्स के प्लेग्राउंड्स हो गए। उसके अलावा स्पोर्ट्स के प्लेग्राउंड्स रहते हैं जहाँ पर जो यंगस्टर वगैरह फुटबॉल या क्रिकेट या और भी कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। और थिएटर्स हो गए, इसमें 2 टाइप से, ओपन एंड क्लोज थिएटर्स। सो जितने भी इंटरटेनमेंट की जगह है उसे हम सबको कहते हैं रिक्रिएशनल एरियाज। Then transportation, the space used for moving around by man. It includes airports, railway station, roads, railways, harbors, etc. तो जो भी लैंड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, तो एयरपोर्ट के लिए भी एक बहुत बड़े लैंड की ज़रूरत पड़ती है उसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जहाँ पर टर्मिनल, देन प्लेन के लिए जगह रहती है, रनवे रहता है। तो एक बड़ा हिस्सा जो रहता है ज़मीन का वो एयरपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से एक एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के लिए ज़मीन का यूज़ किया जाता है एयरपोर्ट के लिए। देन रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन के लिए भी एक बड़ा एरिया लगता है जहाँ पर ट्रेनें आकर रुकती है और पैसेंजर उसमें इंटर होते हैं और एग्जिट होते हैं। तो इस तरह से रेलवे स्टेशन के लिए भी एक बड़ा लैंड जो है वो सरफेस यूज़ होता है। उसके बाद है रोड्स, तो रोड्स के लिए भी एक लैंड यूज़ किया जाता है बड़े पैमाने पर। लोग जो है उसमें से ऑटोमोबाइल्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जो है वो आ जा सकते हैं। तो इस तरह से रोड्स के लिए भी लैंड यूज़ किया जाता है। और देन रेलवे लाइन, तो एक रेलवे स्टेशन हमने पहले देखा जिस तरह इस इमेज में यहाँ तक कि ये रेलवे स्टेशन है पूरा, लेकिन उसके बाद का जो हिस्सा रहता है, एक बड़ा पार्ट रहता है, बहुत बड़ा हिस्सा, वो रहता है रेलवे लाइन का। तो ये पूरी रेलवे लाइन का एरिया भी जो है ये लैंड यूज में आता है, ट्रांसपोर्टेशन लैंड यूज। तो इसमें एयरपोर्ट, देन रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन, देन रोड्स एंड हार्बर्स। तो हार्बर जो है जिसे हम पोर्ट्स भी कहते हैं, जहाँ पर शिप जो है वो आकर रुकती है और हम शिप से जो है वो लैंड में इंटर हो सकते हैं या फिर लैंड से जो है वो हम वाटर में इंटर हो सकते हैं। तो एक तरह से ये डोर का काम करते हैं हार्बर्स एंड पोर्ट्स। तो जहाँ का बड़ा हिस्सा जो है वो भी एक तरह से लैंड यूज किया जाता है हार्बर्स का। बहुत बड़े बड़े जो ट्रेडिंग की जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज की जाती है, बड़े बड़े क्रेन्स वहाँ पर यहाँ पर
मौजूद रहते हैं। इमेज में देख सकते हैं आप, तो जहाँ पर सामान को चढ़ाया जाता है और उतारा जा सकता है, लोडिंग एंड अनलोडिंग की जाती है मटेरियल्स की, गुड्स की। तो इस तरह से एक बड़ा सा हिस्सा जो रहता है कोस्टल एरिया में, जहाँ पर पोर्ट्स पाए जाते हैं, हार्बर्स पाए जाते हैं, तो उनके जो सराउंडिंग एरिया का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो भी पोर्ट्स के अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। तो ये सब हो गया ट्रांसपोर्टेशन लैंड। आफ्टर दैट कमर्शियल एरियाज, these are business centers where selling of finished product is carried out for day to day uses in urban area। तो ये एक बिजनेस सेंटर होते हैं सिटीज में जहाँ पर चीज़ों का लेन देन किया जाता है। सेलिंग ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट इज कैरिड आउट फॉर डे टू डे यूजेस। जो भी हमारी डेली इस्तेमाल की चीज़ें रहती है वहाँ से हम उस एरिया से हासिल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये एक बड़ा एक मार्केट प्लेस भी रहता है, कमर्शियल एरिया जिसे हम कहते हैं। दिस एरियाज आर इंटरमिक्स विद रेसिडेंशियल एरिया। तो ये जो ज़्यादातर कमर्शियल एरिया रहते हैं वो रेसिडेंशियल एरिया के साथ मिक्स रहते हैं, इंटरमिक्स रहते हैं, दोनों एक ही जगह पर मौजूद रहते हैं। बड़े पैमाने पर वो मार्केट प्लेस भी रहता है और साथ ही साथ वहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया भी रहता है, लोगों के वहाँ पर बिल्डिंग्स भी रहती है, मकानात भी रहते हैं रहने के लिए। At few places, commercial areas can aggregate to form definite cluster, especially at the core. For example, CBD. CBD means Central Business Districts। ऐसे कुछ एरिया रहते हैं जहाँ पर बिल्कुल एक कमर्शियल एरिया का हब बन जाता है। बहुत सारे कमर्शियल जो है शॉप्स एंड ऑफिसेस एक ही जगह पर जो है वो लोकेटेड हो जाते हैं और पूरा वो कमर्शियल एरिया के तौर पर फिर जाना जाता है। जैसे कि मुंबई में हो गया बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, इस तरह का एक कमर्शियल एरिया है। तो ये बड़े कमर्शियल एरिया की तरह से डेवलप हो सकते हैं सेपरेटली भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द कमर्शियल एरिया आर इंटरमिक्स विद रेसिडेंशियल एरिया। प्लॉट लेआउट्स, दिस आर vacant lands mostly developed for construction of buildings। These are usually located on the periphery of the urban areas। तो ये एक जो रहते हैं एक वैकेंट लैंड रहते हैं, खाली ज़मीन के हिस्से रहते हैं और मोस्टली ये जो यूज़ किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए। उन पर बाद में जो रहती है कंस्ट्रक्शन किया जाता है बिल्डिंग्स का, इसके लिए उसे प्लॉट लेआउट कहा जाता है। पहले से उसे प्लॉट जो है बना दिए जाते हैं। These are usually located on the periphery of the urban areas। तो अर्बन एरिया के जो बाहरी एरिया इलाके रहते हैं, जो सराउंडिंग एरिया रहता है बाहर का, वहाँ पर नॉर्मल इस तरह के प्लॉट लेआउट्स जो रहते हैं वो मौजूद रहते हैं। दिस लैंड्स इनकरेज द एग्रीकल्चरल लैंड ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो नॉर्मली ये जो प्लॉट्स होते हैं वो एग्रीकल्चरल लैंड रहते हैं पहले से, लेकिन बाद में उसे इनकरेज किया जाता है। इनक्रोरेंस मीन्स एग्रीकल्चरल लैंड से उन्हें ले लिया जाता है, जैसे अतिक्रमण हम कहते हैं। तो इसे इनकरेज द एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड्स जो है उससे इनकरेज करके अतिक्रमण करके बढ़ती हुई आबादी के प्रेशर की वजह से वहाँ पर फिर लोगों के लिए रहने के लिए जगह कम पड़ती है। तो जो भी एग्रीकल्चरल लैंड रहता है उसे इनकरेज कर वहाँ पर फिर प्लॉट्स बनाए जाते हैं और उस पर बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है। तो इस तरह के ये वैकेंट लैंड रहते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं पहले से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स जो है वो ऑलरेडी किया जा चुका है, सिर्फ उस पर फिर बाद में रो हाउस या डायरेक्ट जो कॉलोनीज वगैरह रहती है वो कंस्ट्रक्ट यहाँ पर की जाती है लोगों के रहने के लिए। तो इसे हम प्लॉट लेआउट्स कहते हैं। मिक्स लैंड यूज, तो इसके अंदर जितने भी हमने टाइप्स देखे लैंड यूज के, जैसे कमर्शियल, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, वो सारे के सारे एक ही जगह पर मौजूद रहते हैं एक्टिविटी। इट इज एन एरिया वेयर वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड यूजेस एग्जिस्ट टुगेदर। तो जितने भी टाइप्स के हमने लैंड यूजेस देखे वो सारे लैंड यूजेस जो रहते हैं वो एक ही जगह पर एग्जिस्ट करते हैं। दे में इंक्लूड रेसिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल लैंड यूज इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। तो एक ही जगह पर रेसिडेंशियल लोग रहते भी है
वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी की जाती है बड़े पैमाने पर, वहाँ पर शॉप रहते हैं और भी दूसरे जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स वगैरह रहते हैं वहाँ पर मौजूद रहते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया मौजूद रहता है, वहीं पर लोग जो रहते हैं उनके रेसिडेंशियल एरिया मौजूद रहते हैं। तो एक ही साथ ये सारी चीज़ें वो वहाँ पर एक ही एरिया में पाई जाती है। इन सच एरियाज वन कैन फाइंड हाउसेज, बिजनेसेस, shops, schools, clinic and open spaces at one place itself। तो एक ही एरिया में जो है मार्केट प्लेस भी रहता है, कमर्शियल एरिया रहता है, देन हाउसेस रहते हैं यहाँ पर जिसमें लोग रहते हैं, बिजनेस रहता है, शॉप्स रहती है नीचे यहाँ पर, तो शॉप हो गया, देन स्कूल रहते हैं बहुत सारे वहाँ पर मौजूद जहाँ पर लोग रहते हैं, उसी एरिया में स्कूल भी रहती है, यूनिवर्सिटी रहती है, देन हॉस्पिटल, क्लिनिक वहाँ पर रहते हैं, देन जो रिक्रिएशनल लैंड है जैसे स्टेडियम्स हो गए, देन प्लेग्राउंड्स, पार्क्स जहाँ पर सोशल एक्टिविटीज़ और हैंगआउट्स किया जा सकता है, एंटरटेनमेंट मौजूद रहता है, थिएटर। तो ऐसे इसे हम कहते हैं मिक्स लैंड यूज़। तो ज़्यादातर जो लैंड यूज़ है प्रेजेंटली वो मिक्स लैंड यूज़ है। अगर हम देखें अपने सराउंड में तो हम जो लैंड में रहेंगे वो ज़्यादातर मिक्स लैंड यूज एरिया रहता है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक जगह पर पाई जाती है, एक जगह एक साथ ये सारी चीज़ें जो रहती है वो एक ही एरिया में सब पाई जाती है। तो इस तरह से मोस्ट ऑफ द एरिया ऑन द सरफेस इज वी कैन कॉल लाइक मिक्स लैंड यूज, जहाँ पर एक ही साथ सारी चीज़ें जो है वो परफॉर्म की जाती है। तो सारे हो गए अर्बन एंड रूरल लैंड यूज। देन नेक्स्ट एक्टिविटी है यहाँ पर ऑलवेज रिमेंबर लैंड यूज इज ए डिस्टिंक्ट फ्रॉम लैंड कवर। तो यहाँ पर दो टर्म्स है, एक है लैंड यूज और दूसरा है लैंड कवर। तो दोनों जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग कंसेप्ट है। दे आर समटाइम्स यूज सिनोनिमसली बट मीन डिफरेंट थिंग्स। तो दोनों एक तरह से हमें उनका मीनिंग लगता है लेकिन दोनों भी एक दूसरे से बहुत ही अलग है उनका मीनिंग, लैंड यूज एंड लैंड कवर का। लैंड कवर डिस्क्राइब्स द फिजिकल सरफेस कवरिंग द लैंड सच एज फॉरेस्ट, वाटर, आइस, बेयर रॉक, सैंड एक्सेट्रा। तो जो लैंड कवर जो है, तो लैंड कवर एरिया हम उसे कहते हैं जहाँ पर फिजिकल सरफेस जो है, जैसे वो नेचुरल फिनोमिना है, जैसे कि माउंटेन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया, आइस हो गया, बेयर रॉक हो गया जो चट्टानें रहती है, और जो सैंड रहती है, सैंडी एरिया रहता है, ये सारे के सारे जो रहते हैं वो लैंड कवर एरिया कहलाते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट कवर हम कहते हैं जहाँ पर फॉरेस्ट पाया जाता है तो हम उसे कहेंगे फॉरेस्ट कवर एरिया, या जहाँ पर वाटर बॉडी है तो उसे हम कहेंगे वाटर बॉडी एरिया, जहाँ पर माउंटेन है तो उसे हम कहेंगे माउंटेन एरिया। तो इस तरह से ये लैंड कवर एरिया कहलाता है जहाँ पर कोई भी चीज़ जो रहती है वो फैली हुई रहती है, जैसे फॉरेस्ट फैला हुआ रहता है एक बड़े से एरिया में। और लैंड यूज जो है अगर हम देखें तो लैंड यूज डिस्क्राइब्स द यूज दैट द लैंड हैज बीन पुट टू बाय पीपल। तो किस तरह से इंसान जो है, किस तरह से मैन जो है उस लैंड कवर का यूज कर रहा है। जैसे कि अगर फॉरेस्ट देखें हम तो फॉरेस्ट जो है ये लैंड कवर है, लेकिन मैन जो है उसका भी यूज कर सकता है अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। फॉर एग्जांपल लंबरिंग, जो लकड़ी काटने की एक्टिविटी है लंबरिंग, वो फॉरेस्ट में वो परफॉर्म कर सकता है, तो उसे हम कहेंगे लैंड यूज कहेंगे। फिर हम जो इंटायर फॉरेस्ट एरिया है उसे हम लैंड कवर कहेंगे। लेकिन अगर मैन उसमें से लंबरिंग की एक्टिविटी कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में, तो वो एरिया को हम कहेंगे फिर लैंड यूज। फॉर एग्जांपल अगर हम माउंटेन देखें या फिर अगर हम कोई फर्टाइल रीजन देखें जहाँ पर फर्टाइल सॉइल पाई जाती है, अगर उस पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की जा रही है उस एरिया के अंदर, तो फिर उस फर्टाइल रीजन का जो यूज होगा वो एग्रीकल्चरल लैंड की तरह हो सकता है। तो इस तरह से किस तरह मैन जो है उस लैंड कवर को अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, अपने यूज के लिए किस तरह से उसे इस्तेमाल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल द लैंड यूज माइट बी रिक्रिएशनल बट द लैंड कवर माइट बी वेजिटेशन और फॉरेस्ट। तो लैंड कवर जो है वो जैसे कि वेजिटेशनल एरिया हो गया या फॉरेस्ट एरिया हो गया, ये होता है लैंड कवर एरिया। और जो
लैंड यूज है उसे हम रिक्रिएशनल एरियाज कह सकते हैं, जैसे कि पार्क्स हो गए, गार्डन हो गए, प्लेग्राउंड्स हो गए। तो इस तरह से ये रिक्रिएशनल एरिया हम उसे कह सकते हैं। ओपन स्पेस भी उसमें इंक्लूड हो सकता है। तो दोनों में फर्क है, दोनों में डिफरेंस पाया जाता है लैंड कवर एंड लैंड यूज के अंदर। अंडरस्टैंडिंग बोथ द लैंड यूज एंड लैंड कवर प्रोवाइड्स ए कंप्रहेंसिव पिक्चर ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। तो जब हमें अंडरस्टैंडिंग होती है लैंड कवर और लैंड यूज के बीच में, तो हमें उस एरिया का जो पूरा डिटेल पिक्चर है वो पूरा हमें समझ सकते हो हम उसे किस तरह से उस एरिया में लैंड यूज किया जा रहा है। लैंड कवर कैन बी डिटरमाइंड बाय एनालाइजिंग द सैटेलाइट इमेजरी। तो जो लैंड कवर एरिया रहता है हम उसे सैटेलाइट इमेजेस के जरिए भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा एरिया जो है कौन सी कैटेगरी में आएगा। जैसे कि फॉरेस्ट एरिया जो है हम उसे सैटेलाइट इमेज के जरिए से ही हम ऊपर से इमेज के जरिए देख सकते हैं कि पूरा फॉरेस्ट कवर एरिया है, या फिर जो रिवर का एरिया है हम सैटेलाइट इमेज के जरिए देख सकते हैं कि पूरा ये रिवर यहाँ पर मौजूद है, पूरा वाटर का एरिया ये। तो इस तरह से हम सैटेलाइट इमेज के जरिए देख सकते हैं। लेकिन लैंड यूज के नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम सैटेलाइट इमेजरी अलोन। तो सो लैंड यूज है हम सिर्फ उसे सैटेलाइट इमेज के जरिए से डिटरमाइन नहीं कर सकते, हमें उसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती है, क्योंकि लैंड यूज जो है वो इंटरमिक्स रहता है। एक ही जगह पर बहुत सारी जो है अलग अलग तरह का इंसान जो है लैंड यूज कर सकता है। लैंड यूज का इस्तेमाल वो कमर्शियल यूज के लिए कर सकता है, रेसिडेंशियल यूज के लिए कर सकता है, या ट्रांसपोर्टेशनल यूज के लिए कर सकता है। तो ये हम सिर्फ सैटेलाइट इमेज के जरिए से ही उसे डिटरमाइन नहीं कर सकते लैंड यूज को। देन आवर न्यू पॉइंट इज रूरल अर्बन फ्रिंज। द एरिया बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरिया इज कॉल्ड रूरल फ्रिंज। तो जो एरिया जो रहता है अर्बन और रूरल एरिया दोनों के बीच में पाया जाता है, दोनों के बीच में रहता है। एक तरफ अर्बन एरिया रहता है, एक तरफ शहर रहता है, और दूसरी तरफ रूरल एरिया यानी कि एक तरफ विलेज एरिया रहता है। तो ये दोनों के बीच का पार्ट रहता है, इसे हम कहते हैं रूरल अर्बन फ्रिंज। इट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज। तो इस एरिया के अंदर, इस रूरल फ्रिंज के अंदर शहर और गांव दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पाए जाते हैं। अर्बन पीपल के भी, अर्बन सिटी के भी, और जो रूरल एरिया के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी उसमें मौजूद होते हैं इस एरिया के अंदर। इट इज़ नॉट ए सेपरेट जोन। तो ये कोई एक सेपरेट जोन नहीं रहता है, एक अलग इलाका नहीं रहता है, बट इज ए ट्रांजिशन बिटवीन द टू एंड मर्जेस इनटू द बोथ ऑफ देम। तो एक ट्रांजिशन रहता है, दोनों को एक तरह से वो जोड़ने का काम करता है, अर्बन एरिया और रूरल एरिया को, और दोनों वहां पर आके एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। अर्बन एरिया और रूरल एरिया यहाँ पर एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाते हैं। अर्बन लाइफ एंड रूरल लाइफ यहाँ पर बिल्कुल इंटरमिक्स पाई जाती है। पीपल यूजिंग ऑटोमोबाइल्स मेक देयर डेली ट्रिप्स टू परफॉर्म देयर जॉब। तो ज्यादातर लोग जो है ऑटोमोबाइल्स के जरिए जो है डेली ट्रिप्स करते हैं अपने सराउंडिंग एरिया में, अपने जो सराउंडिंग सिटी पाई जाती है अर्बन एरिया, फ्रॉम दिस एरिया टू इट्स सेंट्रल एरिया वेयर देयर ऑफिसेज एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन आर जनरली लोकेटेड। तो वो रोजाना अप डाउन करते हैं अपने ऑटोमोबाइल्स के जरिए, बाइक्स कार के जरिए जो है वो रोज शहरों में आते हैं अपने जॉब के लिए, या फिर एजुकेशनल एरिया रहता है, और जो भी उनका वर्क रहता है ऑफिस या इंडस्ट्रियल एरिया हो या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पर वो वर्क के लिए, जॉब के लिए आते हैं, डेली अप डाउन वहाँ से वो करते हैं सराउंडिंग एरिया के लोग। तो उसका एक बेसिक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो अर्बन एरिया रहते हैं उनकी जो कीमतें रहती है ज़मीन की वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है, बहुत ज़्यादा उनकी कीमत होती है। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है शहर के बाहर के इलाकों में रहते हैं, लेकिन शहर से करीब ही रहते हैं, ताकि कम कीमत में उन्हें वहाँ पर मकानात या ज़मीन मिल सके, और वहाँ से फिर वो अपने करीब के इलाकों में जॉब के लिए फिर आ जा सकते हैं। When large urban areas develop,
द स्पैन ऑफ अर्बन एरिया इंक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड अर्बन स्प्रॉल। तो अर्बन स्प्रॉल मीन्स शहरों का फैलाव भी हम इसे कहते हैं। शहर जो है और ज़्यादा डेवलप होते जाते हैं और ज़्यादा उनका एरिया जो है धीरे धीरे बढ़ते जाता है शहरों का। बाहर के इलाकों में और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क जो रहता है वो शुरू होता है और ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जाती है अर्बन एरियाज़ की, जैसे जैसे डेवलपमेंट ज़्यादा होता है उनका। तो इस तरह से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो उसके सराउंडिंग्स रहते हैं आउटर एरिया, वो भी शहरों के अंदर इंक्लूड होना शुरू हो जाते हैं और इसे हम कहते हैं अर्बन स्प्रॉल। मीन्स शहरों का फैलाव, शहर और ज़्यादा फैलते जाते हैं और ज़्यादा बड़े होते जाते हैं, उनकी साइज बढ़ती जाती है, इसे हम अर्बन स्प्रॉल कहते हैं। द टर्म rural urban fringe has been used to designate such areas where we have a mixture of rural and urban land use। तो अर्बन और रूरल फ्रिंज के अंदर हमें मिक्सचर दिखाई देता है रूरल एंड अर्बन लैंड यूज का। द सिटी एंड सराउंडिंग एरियाज कंसिस्ट इसेंशियली ऑफ टू टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज, द म्युनिसिपल काउंसिल एंड ग्राम पंचायत। तो दो तरह के वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया पाए जाते हैं अर्बन एंड रूरल फ्रिंज के अंदर। एक होता है म्युनिसिपल काउंसिल जो अर्बन एरिया से ताल्लुक रखता है और दूसरा है ग्राम पंचायत जो रूरल एरिया से ताल्लुक रखता है। तो ये दोनों भी उस एरिया में पाए जाते हैं, दोनों का एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया ये कहलाता है। वहाँ पर म्युनिसिपल काउंसिल में भी इंक्लूड होता है वो और साथ ही साथ ग्राम पंचायत में भी इंक्लूड होता है। The smaller municipal towns close to the main city tend to lose their identity and are in reality a part of geographical city। तो जो स्मॉलर म्यूनसिपल टाउन्स रहते हैं, जो छोटे म्यूनसिपल टाउन होते हैं, वो धीरे धीरे जो है अपनी आइडेंटिटी खोते जाते हैं मेन सिटी के सामने। उनकी जो भी सराउंडिंग मेन सिटी रहती है नियर में, उसके मुकाबले में उसकी आइडेंटिटी जो है वो कम होते जाती है और बाद में वो एक जो उनके पड़ोस की, उनके करीब की जो मेन सिटी रहती है उसका ही एक पार्ट बन जाते हैं, ज्योग्राफिकल पार्ट बन जाते हैं उसके एरिया का, मेन सिटी का। जैसे कि एक बड़ा शहर है तो उसकी आइडेंटिटी जो है वो पूरी तरह से बढ़ती जाती है और ज़्यादा वो एरिया जो है बढ़ते जाता है, आसपास के और बहुत सारे एरिया को अपने अंदर वो इंक्लूड करते जाता है। तो इस तरह से एरिया और ज़्यादा इंक्लूड और इंक्रीज होता जाता है, अर्बन स्प्रॉल जिसे हम कहते हैं। और अड़ोस पड़ोस के जो भी टाउन्स या स्मॉलर सिटी रहते हैं वो भी उसके अंदर फिर इंक्लूड होते जाते हैं और मेन एरिया उनका फिर मेन ज्योग्राफिकल सिटी जो रहती है वो बढ़ जाती है मेन सिटी की। तो इसे कहते हैं हम अर्बन रूरल फ्रेम, जहाँ पर अर्बन एंड रूरल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहते हैं वो पाए जाते हैं। देन सबअर्ब्स। So suburbs means outside the metro city there are occasionally be a small town or a number of well established town or small cities। So जो मेट्रो सिटी रहते हैं, जो बड़े शहर रहते हैं जिनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा रहती है, एरिया में भी बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैं वो शहर, उसे हम मेट्रो सिटी कहते हैं। तो उनके जो सराउंडिंग सिटी रहते हैं या सराउंडिंग एरिया रहते हैं उसके अड़ोस पड़ोस में स्मॉल टाउन्स रहते हैं और नंबर ऑफ वेल स्टेब्लिश्ड टाउन्स रहते हैं। बहुत सारी तादाद में वहाँ पर टाउन्स जो रहते हैं छोटे छोटे वो पाए जाते हैं, या फिर एक छोटा शहर होता है, बहुत सारे छोटे शहर उसके सराउंडिंग में रहते हैं। तो ये सारे के सारे जो एरियाज है वो देज आर ऑफन कॉल्ड एज सबअर्ब्स। तो जैसे कि मेन सिटी रहती है उसके जितने भी सराउंडिंग के छोटे छोटे स्मॉल टाउन्स एंड स्मॉल सिटी रहती है वो मेन सिटी के, मेन मेट्रो सिटी के सबअर्ब कहलाते हैं, यानी कि सब अर्बन एरिया भी इसे हम कहते हैं। तो जो मेन मेट्रो सिटी फॉर एग्जांपल भांडुप, कल्याण, विरार, ये भी आर कंसिडर्ड टू बी द सबअर्ब ऑफ द मेन सिटी ऑफ मुंबई। तो भांडुप एक सेपरेट सिटी है, कल्याण एक सेपरेट सिटी है, विरार भी एक सेपरेट सिटी है और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है अलग सेपरेट उसका। लेकिन ये सारे के सारे जो एरिया है वो मुंबई के सबअर्ब कहलाते हैं, सबअर्ब ऑफ द मेन सिटी ऑफ मुंबई। तो ये मुंबई के सब अर्बन एरिया है, भांडुप, कल्याण, विरार एक्सेट्रा। दे आर ऑल सिटीज इन देमसेल्व्स। वे खुद एक बड़े शहर है बट डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रोथ इन मुंबई।
पर वो क्यों डेवलप हुए? जैसे जैसे मुंबई और ज़्यादा ग्रोथ होते गई, ये शहर भी और ज़्यादा डेवलप होते गए, इसलिए इसे हम सबअर्ब्स ऑफ मुंबई कहते हैं, भांडुप, कल्याण और विरार को। अगर इसी तरह देखिए हम, सिमिलरली वाखड़, हिंजेवाड़ी आर सबअर्ब्स ऑफ पुणे। तो पुणे के ये सब अर्बन एरिया है वाकड़ एंड हिंजेवाड़ी, ये भी एक सेपरेट सिटी है, लेकिन इसे हम पुणे के सब अर्बन एरिया कहते हैं, क्योंकि पुणे के डेवलपमेंट की वजह से, पुणे के एरिया इंक्रीज होने की वजह से ये एरिया भी जो है वो डेवलप हुए हैं और इनकी तरक्की हुई है। तो ये हम सब अर्बन एरिया इसे कहते हैं। So this is the end of the third chapter, human settlement and land use. Thank you.